नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। 24 के चुनाव में भले ही अभी साल भर का वक्त बाकी हो, लेकिन अखिलेश यादव अभी से हर सीट पर अपने सियासी मोहरे बिछाने में जुट गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की नजर उन सीटों पर है जो पहले सपा का गढ़ थी, लेकिन अब भाजपा का कब्जा है। और वहीं इन सबके बीच बात होगी बसपा के उस सांसद की जिसने विपक्षी एकता की बात कहकर अपनी ही पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है। और इसी के साथ आपको बताएंगे कांग्रेस का वो ऑपरेशन जिसने उसके अपने ही नेताओं की मुश्किलों को बढ़ा दिया। और इसी के साथ बात होगी पहाड़ पर लव जिहाद के उस जहर की जो हैदराबाद तक पहुंच गया है। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए आज विश्लेषण में सबसे पहले बात 80 सीटों वाला संदेश मुलायम राह पर अखिलेश, क्योंकि भाजपा ने 24 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। अब अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दे दिया है और इस पर अब राजनीति गर्म हो चुकी है। लेकिन अखिलेश की नजर यूपी की उन सीटों पर है जो कभी सपा का गढ़ हुआ करती थी। अब इन्हीं सीटों के जरिए अखिलेश 24 में एक बड़ा तूफान लाना चाहते हैं। अस्सी सीट वाला संदेश, मुलायम की रणनीति पर काम करेंगे अखिलेश। भाजपा को घेरने की बाहुबली तैयारी, 24 के पिच पर कौन पड़ेगा भारी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल 5 सीट से आगे न बढ़ पाई हो, लेकिन 24 की चुनावी पिच पर सपा ने भाजपा के खिलाफ यूपी की सभी 80 सीटों पर घेराबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव जितने भी ट्वीट कर रहे हैं उसमें 80 हराओ भाजपा हटाओ के जरिए भाजपा पर सीधा तंज कर रहे हैं, जिस पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और निशाना साधते हुए कह दिया है कि भाजपा ऐसी रणनीति बनाएगी कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में ही उलझ कर रह जाएगी। अब जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का एक यही अवसर है और इस तरह की बयानबाजी करके वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की सब जनता जानती है और उन्होंने विधानसभा में भी 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था और वो कहते थे 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो आपके सबके सामने है। और जिस प्रकार से उनकी तैयारी है, उनकी तैयारी में वो अभी जो जिस तरह का उन्हें घटनाक्रम हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद वो कौमा में चले गए, अब नगर निगम के बाद भी कौमा में चले गए वो। जानकारों की माने तो अखिलेश अब मुलायम सिंह यादव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका फोकस यूपी की उन सीटों पर है जिन्हें 2019 में सपा कम अंतर से हार गई थी। उनमें कई सीटें ऐसी हैं जो पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ भाजपा का कब्जा है। इनमें कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, रामपुर और बदायूं शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव इस पूरे चुनाव अभियान की रणनीति खुद तैयार कर रहे हैं और उनका फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में काफ़ी कम अंतर से हार हुई थी। अखिलेश यादव जानते हैं कि लगातार हार का कलंक मिटाने के लिए उनको लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है और अपने प्रशिक्षण शिविर में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस कलंक को मिटाने की बात कही थी। अखिलेश यादव का फोकस उन सीटों पर है जहां पर उनके परिवार के लोग लड़े थे या बहुत कम अंतर से हार हुई थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मुलायम के दौर वाली सपा बनाने में लगे हैं। यही वजह है कि वो हर एक जाति, हर एक वर्ग को साधने में लगे हैं। अखिलेश की कोशिश यादव, मुस्लिम, दलित और ओबीसी को मिलाकर अपने वोट प्रतिशत को 40% तक ले जाने की है,
ताकि वो भाजपा को सीधी टक्कर दे सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव 80 सीटों पर भाजपा को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ली है, उनके हिस्से हार ही आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात 24 में लोकतंत्र बचाने की दुहाई बसपा नेता को विपक्षी एकता याद आई, क्योंकि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में अखिलेश यादव समेत 20 से ज्यादा दलों के नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इसी बैठक से विपक्ष अपनी ताकत को दिखाएगा। और अब इस बैठक से पहले बसपा के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने विपक्षी एकता पर एक बड़ी बात कह दी। तो बसपा की लाइन से हटकर मानी जा रही है ये बात, क्योंकि जो बसपा विपक्ष की तमाम एकजुटता से दूरी बनाकर रखती है, अब उसी का एक सांसद कह रहा है कि विपक्षी एकता नहीं हुई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। भाजपा को लेकर बसपा का हार्ड बयान, यूपी में सियासी घमासान। लोकतंत्र को बचाने की दुहाई, बसपा कैसे लड़ेगी 24 की लड़ाई। जब बात विपक्षी एकता की आती है, बसपा का हाथी सबसे अलग खड़ा दिखाई देता है। लेकिन अब बसपा के जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया है कि सूबे की राजनीति में तूफान आ गया है, क्योंकि बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा है कि अगर इस बार विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और भाजपा जीत गई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब श्याम सिंह यादव के इस बयान पर सियासत उबाल मारने लगी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट दौर चल रहा है, इसमें आर और पार की लड़ाई है। अगर सत्ताधारी पार हो जाती है तो देश के नक्शे पर तानाशाही और तरह तरह के ऐसे बदलाव आप देख लेंगे कि फिर शायद मेरा तो ख्याल है कि प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी। लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को जो डिक्टेटोरियल रवैया है इस पार्टी का, सबको विरोध करना चाहिए। ये रोना गाना शुरू करेंगे कि साहब ईवीएम खराब हो गई, सरकार ने बेईमानी कर ली। मैं इनसे कहना चाहता हूँ ईवीएम के अलावा भी नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, नगर पालिका नगर पंचायतों के। बीजेपी पिछले से 4 गुना ज़्यादा सीटें जीती है। तो ये जनता से जुड़े विषयों पर कोई इनका विषय है ही नहीं। ये भ्रम की स्थिति पैदा करके, लोगों को गुमराह करके, भय का वातावरण पैदा करके वोट प्राप्त करते रहे। लेकिन बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने विपक्षी एकता की दुहाई ऐसे समय में दी है जब 23 जून को पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक के जरिए विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक में मायावती को नहीं बुलाया गया है और ना बुलाने के पीछे तर्क दिया गया है कि जब भी बात विपक्ष के एक होने की आती है, मायावती भाजपा के साथ खड़ी नजर आती है। बसपा स्वयं किनारे होना चाहती है, ऐसे संकेत उनके नेता खुद देते हैं। जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ, लगभग 18 से ज़्यादा विपक्षी दलों ने उसके बहिष्कार का फैसला किया, जिसमें बसपा शामिल हुई। उसके बाद कर्नाटक में उनको इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया, पिछली बार जब सिद्धरमैया की शपथ हुई थी, मायावती जी बाजू में खड़ी हुई थी, तो तब की अब की परिस्थिति में फर्क हुआ है। क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनेंगी? ये सवाल इसलिए अब उठ रहे हैं क्योंकि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई है, उसमें मायावती को इनवाइट नहीं किया गया है। जौनपुर से बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी फिर सत्ता में आएगी और जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए अब चर्चा ये हो रही है कि क्या श्याम सिंह यादव ने कहीं न कहीं विपक्षी दलों पर बीएसपी सुप्रीमो को ना बुलाए जाने पर निशाना साधा है। अब सवाल ये है कि जो बात बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने कही है, क्या वो बसपा के भी दिल की आवाज है या फिर श्याम सिंह यादव का अपना निजी बयान है? क्योंकि अभी तक मायावती ने एक बार भी विपक्ष के एक होने की बात नहीं कही है, बल्कि उल्टा वो हर मंच से विपक्ष को चुनौती देती नजर आई है। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब समूचा विपक्ष नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहा था, तब मायावती इसका खुलकर समर्थन कर रही थी।
ऐसे में बसपा के विपक्ष के साथ जाने की बात कम ही नजर आती है। तो क्या बसपा सांसद श्याम सिंह यादव अपने लिए भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं और आने वाले वक्त में बसपा का साथ छोड़ किसी और का दामन थाम सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी जनता। और चलिए अब बात कांग्रेस का ऑपरेशन भीतरघात हरवाने के पीछे किसका हाथ। देखिए, यूं तो कांग्रेस यूपी में पिछले कई चुनावों से हार रही है, लेकिन हाल ही में हुए निकाय चुनाव की हार ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस कानपुर में कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 पर होती थी, वहां पर इस बार कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। अब पार्टी की हार पर कांग्रेस ने एक लिस्ट बनाई है और इसमें उन नेताओं के नाम हैं जो कांग्रेस के साथ तो थे, लेकिन बैटिंग किसी और के लिए कर रहे थे। अब कांग्रेस को टेंशन इस बात की है कि जो निकाय चुनाव में हुआ, कहीं वो लोकसभा चुनाव में ना हो जाए। कांग्रेस का ऑपरेशन भीतरघात, चुनाव हारने के पीछे किसका हाथ? लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन, भीतरघात करने वालों ने बढ़ाई टेंशन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 3 दशकों से हाशिए पर है। लोकसभा में उसका 1 सांसद और विधानसभा में 2 विधायक हैं, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस ने कई ऐसे भीतरघातियों की पहचान की है जो थे तो कांग्रेस के साथ, लेकिन बैटिंग किसी और के लिए कर रहे थे। ये खुलासा कानपुर कांग्रेस में हुआ है, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बहुत खराब रहा, क्योंकि महापौर पद पर पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गई और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। वहीं कांग्रेस के 13 पार्षद ही जीत दर्ज कर पाए, जबकि पिछली बार कांग्रेस के 18 पार्षद थे। इस खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने उन चेहरों की पहचान की है जिन्होंने पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को पार्टी में रहते हुए हराने का काम किया। इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेल अंसारी और AICC सदस्य हर प्रकाश अग्निहोत्री का नाम है, जिन पर भीतरघात करने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो समीक्षा की है उसमें भीतरघातियों की बड़ी तादाद मिली है। कांग्रेस पार्टी ने अनुशासन समिति बनाई, जिसने जांच की, चिन्हित किया कि ऐसे कौन से छोटे से लेकर बड़े नेता और कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने यानी कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर, चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के भी नाम सामने आए हैं। इन्होंने इनको चिन्हित किया है भीतरघातियों के रूप में। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी यानी आला कमान को ऐसे लोगों को सजा ज़रूर देनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ जरूर नजर आ रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, जिसका नेतृत्व इसके लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश सिंह कर रहे थे। अब उन्हीं की बनाई लिस्ट में अजय कपूर, सुहेल अंसारी और हर प्रकाश अग्निहोत्री का नाम सामने आया है। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। पार्टी विरोधी काम किया, खुलेआम मंचों पर गए विद्रोही प्रत्याशियों को, निर्दलीय प्रत्याशियों को तमाम जगह लड़ाया। उससे क्या हुआ, हमारा वार्ड प्रत्याशी भी हारा और साथ ही हमारे मेयर के चुनाव में भी उसका बड़ा असर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, आप प्रियंका जी को चैलेंज कर रहे हैं, आप राहुल जी खड़गे जी को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि जिन नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगे हैं, वो खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बता रहे हैं और भीतरघात के आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कुछ लोग मिली भगत करके सिंबल उसको बेच दिया और बेच के जो पुराना प्रत्याशी था उसको दे दिया 3 बजे और दे दिया, तो वो प्रत्याशी लड़ा और वो जीत गया। लेकिन इसमें हम लोगों ने कोई भीतरघात नहीं किया। जब वहाँ सिंबल अलाउ जो हुआ था, सिंबल वो सादाब आलम के नाम हुआ था, वो लिस्ट में भी नाम उसी सादाब आलम था। आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया, बाहर के आदमी को ला करके चुनाव लड़ाने का काम किया। तो हमने तो जिस व्यक्ति को लड़ाया वो कांग्रेसी था, कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेगा। हमने कोई भीतरघात नहीं किया। भीतरघात उन लोगों ने किया है जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं।
अब सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस भीतरघात करने वाले इन नेताओं पर कड़ा एक्शन लेगी या बात नोटिस से शुरू होकर नोटिस पर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सवाल सिर्फ कानपुर का नहीं है, अमेठी और रायबरेली का भी है, जहां कांग्रेस उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बात पूर्वांचल को 8,000 करोड़ की रफ्तार सड़क से संसद जीतने चली सरकार। सीएम योगी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ और देवरिया को रोड कनेक्टिविटी के मोर्चे पर बड़ी सौगात दी है। सरकार का यह दावा है कि एक तरफ तो प्रतापगढ़ और अयोध्या की कनेक्टिविटी शानदार हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया सड़क परियोजना से पूर्वांचल की ग्रोथ का इंजन बनकर उभरेगा। यूपी की सबसे बड़ी उड़ान, रोड क्रांति से आएगी जान। 6,000 करोड़ की सौगात, प्रतापगढ़ देवरिया का विकास होगा एक साथ। किसी भी देश और किसी भी राज्य के विकास में सबसे जरूरी चीज होती है रोड की कनेक्टिविटी, क्योंकि ये रोड की ही क्रांति थी जिसने अमेरिका को दुनिया की आर्थिक पावर बना दिया। अब इसी रोड कनेक्टिविटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश न सिर्फ 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में दौड़ लगा रहा है, बल्कि अपनी रोड कनेक्टिविटी का जाल यूपी के हर जिले तक फैला रहा है। क्योंकि अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी ने प्रतापगढ़ और देवरिया को 8,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर न सिर्फ विकास के नए पंख लगा दिए हैं, बल्कि दोनों जिलों में 5-5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास कर इनके सुनहरे भविष्य की पटकथा लिख दी। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रतापगढ़ और देवरिया को हजारों करोड़ की सौगात दी है। यानी एक तरीके से कहें तो रोड क्रांति यूपी में देखने को मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज प्रतापगढ़ पहुंचे थे, जहां 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं देवरिया की अगर बात करें तो वहां पर भी कई करोड़ की योजनाओं की जो सौगात है वो आज उत्तर प्रदेश को मिली है। एक तरफ प्रतापगढ़ और अयोध्या की कनेक्टिविटी शानदार हो जाएगी, वहीं देवरिया सड़क परियोजना से पूर्वांचल ग्रोथ का इंजन बनकर उभरेगा। 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ होगा, तो भव्य और दिव्य कुंभ के लिए यहां से फिर प्रयागराज और प्रयागराज से चित्रकूट को जोड़ने के लिए भी यह मार्ग आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है, भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो के मामले में दूसरे राज्यों से बहुत आगे है, क्योंकि इस वक्त यूपी में न सिर्फ सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, बल्कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से चल रहा है। इसी तरह एयरपोर्ट के मामले में यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें जेवर और अयोध्या एयरपोर्ट का काम तेजी से जारी है। वहीं मेट्रो का जाल लगातार एक शहर से दूसरे शहरों में फैल रहा है और उत्तर प्रदेश देश की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए विश्लेषण में अब बात पहाड़ पर लव जिहाद का जहर, क्योंकि उत्तरकाशी में हिंदू लड़की के अपहरण के बाद शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हिंदू संगठन 15 जून को महापंचायत करने वाला है, तो वहीं 18 जून को मुस्लिम संगठन ने भी महापंचायत करने की बात कह दी। उधर सियासी घमासान इस कदर हावी है कि उत्तरकाशी की बात अब हैदराबाद तक सुनाई दे रही है। लव जिहाद पर पंचायत वर्सेस पंचायत। पहाड़ पर सांप्रदायिक तनाव कैसे होगा समाधान? उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी के पुरोला इलाके से शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ रहा है।
दरअसल पुरोला में एक मुस्लिम युवक द्वारा अपने एक साथी के साथ एक हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि अपहरण की साजिश रचने वाले दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 27 मई को विरोध में पुरोला बाजार बंद किया गया, लेकिन आरोप है कि विरोध के चलते पूरा बाजार बंद रहा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें खुली रखी। आरोप ये भी लगा कि कुछ लोग अपनी दुकानें छोड़कर चले गए, जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है कि जो लोग छोड़कर चले गए वो गलत तरीके से कारोबार कर रहे थे। जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ऐसा कोई विषय उनकी तरफ से नहीं आया। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात से डर है कि भाई ये लोग जब इन घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठन महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है, क्योंकि 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है, जिसके जवाब में 18 जून को मुस्लिम समुदाय भी महापंचायत करने वाला है। व्यापार मंडल ने सबको आह्वान किया कि सभी व्यापारी इस घटना के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे, परंतु वहाँ का जो मुस्लिम व्यापारी है वो अपने दुकानें बंद करके अपने घरों में छुप गया। एक एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।